नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस विशेष क्लास में। आज हम भारतीय संविधान के बेहद महत्वपूर्ण हिस्से की शुरुआत करने जा रहे हैं। 351 से लेकर 370 तक के सभी आर्टिकल आज हम कवर करेंगे। ये अनुच्छेद इसीलिए खास हैं क्योंकि इनमें भाषा भाषा की नीति, विशेष प्रावधान और राज्यों के साथ केंद्र के संबंध जैसी बातें पढ़ने को मिलेंगी। इन्हीं अनुच्छेदों से हमें समझ आता है कि भारत की एकता और विविधता को संविधान ने किस तरह से मजबूत बनाया है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि यूपीएससी और पीसीएस जैसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने सवाल इन्हीं अनुच्छेदों से कैसे बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस विशेष क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम देखते हैं, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। तो भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रसार और उसका विकास करे। भारत सरकार का यह कार्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे और उसका विकास करे। हिंदी को राष्ट्र की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने के लिए प्रयत्न हो। हिंदी का विकास करते समय उसकी समृद्धि और वैज्ञानिकता पर ध्यान दिया जाए। अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द लेकर हिंदी को और अधिक समृद्ध बनाया जाए। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 351 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 352 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। अनुच्छेद 352 तो अच्छे से समझते हैं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। देश की सुरक्षा को खतरा, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह होने पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। यानी देश की सुरक्षा को अगर किसी प्रकार का खतरा हो, जैसे कोई युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया या आंतरिक विद्रोह हो गया किसी तरीके का, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। यह संसद की स्वीकृति से लागू रहेगा। आपातकाल के समय केंद्र सरकार को राज्यों पर अधिक अधिकार मिल जाते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद आंतरिक अशांति की जगह आंतरिक विद्रोह शब्द रखा गया है। कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं कि आंतरिक अशांति की जगह पे आंतरिक विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया। तो आपका हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। इसको हम अच्छे शब्दों में अगर अच्छे भाषा में समझे ताकि याद रहे, तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 जब भारत में सुरक्षा की किसी प्रकार का खतरा हो, जैसे युद्ध का हो या फिर बाहरी आक्रमण का हो या फिर आंतरिक विद्रोह का हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। परंतु इसके लिए उन्हें कैबिनेट की लिखित सलाह चाहिए होती है। जो ये इसकी समय सीमा देखी तो 1 महीने के लिए होता है। संसद की स्वीकृति मिलने पर हर 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते 6 महीने बाद संसद की अनुमति मिलती रहे। इसको जो है अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने बाद संसद की जो है स्वीकृति मिलती रहे संसद की। देखते हैं अब अगला आर्टिकल। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 53 आपात की स्थिति में केंद्र की शक्ति। आपातकाल की स्थिति में केंद्र की शक्ति। आपात की स्थिति में केंद्र की शक्ति। आपातकाल लागू होने पर केंद्रों को सभी राज्यों पर शासन करने का अधिकार है। आपातकाल लागू होने पर केंद्रों को सभी राज्यों पर शासन करने का अधिकार है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। कार्यपालिका शक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर लागू की जा सकती है। कार्यपालिका शक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर लागू की जा सकती है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 353 में। अब आपके सामने अगला आर्टिकल है 354 वित्तीय प्रावधान। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति वित्तीय मामलों में विशेष आदेश जारी कर सकते हैं। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण में बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति वित्तीय मामलों में यानी विशेष आदेश जारी कर सकते हैं। विशेष आदेश जारी कर सकते हैं और क्या कहते हैं, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण में भी बदलाव कर सकते हैं। ऐसी बात कही गई है अनुच्छेद 354 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 355। अब देखते हैं अनुच्छेद 355।
अनुच्छेद 355 कहता है कि राज्यों की रक्षा का कर्तव्य। केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि राज्यों को बाहरी हमले और आंतरिक अशांति से बचाए, यानी उनकी रक्षा करे। राज्यों में संविधान का पालन सुनिश्चित करे। राज्यों में संविधान का पालन सुनिश्चित करे। कहने का मतलब है यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है या नहीं। इस तरीके से यह कर्तव्य हो गया इनका कि राज्यों की रक्षा का कर्तव्य हो गया केंद्र सरकार का। अब देखते हैं अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। राष्ट्रपति शासन। यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तब जो है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। इसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने तक लागू हो सकता है। संसद की स्वीकृति से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति शासन है अधिकतम 6 महीने तक के लिए लागू हो सकता है। संसद की स्वीकृति से इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कई सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे स्थिति कब आती है, विधानसभा में बहुमत न हो, आंतरिक अशांति हो, कोई संवैधानिक प्रावधानों का पालन न किया जाए, तब क्या होता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर आपातकाल घोषित कर सकता है। इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राज्य की विधानसभा निलंबित या भंग हो जाती है। राज्य की कार्यकारी शक्ति गवर्नर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीधे राष्ट्रपति के अधीन आ जाते हैं। संसद राज्य के लिए कानून बनाने लगती है, जैसे विधानसभा का काम। तो इस तरीके से यह बातें होती हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। आपको इतना याद रखना है कि जब यदि कोई राज्य है उसके ऊपर किसी तरीके की अशांति आती है या फिर किसी तरीके की समस्या आती है, तो उस समय उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है। बस इतना याद रखना है आपको। और इसको अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है और संसद की स्वीकृति से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं कि 357 देखते हैं। 357 राष्ट्रपति शासन में विधायी शक्ति। राष्ट्रपति शासन में विधायी शक्ति। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संसद राज्य की विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करती है। शक्ति का प्रयोग करती है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा संसद की शक्ति राष्ट्रपति आदेश द्वारा संसद की शक्ति संसद या राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकार को भी दे सकता है। कहने का बात है कि राष्ट्रपति शासन में संसद की विधानसभा की शक्ति, यह बात कही गई है। सीधे सीधे अगर समझे तो राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की विधानसभा काम नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में संसद उस राज्य के लिए विधानसभा की तरह कानून बना सकती है। संसद का अधिकार होगा कि संसद का अधिकार राज्यपाल या राष्ट्रपति को सौंपना। संसद चाहे तो इन अधिकार को राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंप सकती है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो राष्ट्रपति या राज्यपाल आदेश, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस जारी करके विधानसभा जैसा काम कर सकते हैं। यही बात कही गई है अनुच्छेद 357 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 358। अब देखते हैं अनुच्छेद 358। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है, जैसे कि अनुच्छेद 19 का 19 का राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण लागू होने पर अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यहाँ पे यही बात कही गई है, यानी वे अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित हो जाते हैं। यह निलंबन सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि तक ही लागू होंगे, यानी यह जो है कि जब तक राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा तभी तक होगा। उसके बाद जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे ही यह स्वतः ही लागू हो जाएंगे। वे अधिकार तुरंत स्वतः ही लागू हो जाएंगे। जैसे कुछ अन्य अधिकार हैं, जैसे 20 सजा संबंधी अधिकार, 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सीधे लागू नहीं होते, लेकिन संविधान में संशोधन द्वारा इन्हें प्रभावित किया जा सकता है। आपातकाल में सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये शक्ति दी जाती है।
इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल 19 जो है वह जब तक राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा तब तक वह जो है कि निलंबित हो जाएगा, जैसे ही खत्म होगा वह स्वतः लागू हो जाएगा। यही बात कही गई है अनुच्छेद 358 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन या निलंबित करना। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित या निलंबित करना। आपात की स्थिति में राष्ट्रपति आदेश द्वारा कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को स्थगित कर सकते हैं। न्यायालय में जाकर उनका उल्लंघन या चुनौती नहीं दी जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं कि 19 के अधिकार और कुछ अन्य मौलिक अधिकार अस्थायी रूप से लागू न हो। इस आदेश का असर पूरे भारत या किसी विशेष राज्य क्षेत्र पर हो सकता है। यह आदेश आपातकाल की अवधि तक ही प्रभावित रहेंगे। जैसे आपातकाल समाप्त होगा, मौलिक अधिकार स्वतः लागू हो जाएंगे। और एक बात यह है कि न्यायालय में जाकर उनका उल्लंघन चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में कि न्यायालय में नहीं जा सकता है कि हमारे इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है। जैसा कि नॉर्मल स्थिति में होता है कि अगर हमारे अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल बच्चों 360 में है। वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जब तक भारत में अभी तक यह जो है कि भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल लागू होने पर केंद्र को राज्यों की वित्तीय स्थिरता पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है। सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन घटाया जा सकता है अगर वित्तीय स्थिति आ गई है तो। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की वित्त से संबंधित यानी पैसे से संबंधित कोई खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। लेकिन अभी तक यह भारत में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। और यहाँ पे कहा गया है कि केंद्र को राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है और सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन घटाया जा सकता है। इस तरीके की बात कही गई है अनुच्छेद 360 में। तो बच्चों अब हम देखते हैं आर्टिकल 361। 361 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यकाल में किसी भी न्यायालय में दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। पद पर रहते हुए किसी भी आपराधिक मामले में अदालत के सामने उपस्थित नहीं हो सकते हैं। निजी मामले में मुकदमा चल सकता है लेकिन 2 माह की पूर्व नोटिस देकर। शपथ और कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। यह सब बातें कही गई हैं अनुच्छेद 361। राष्ट्रपति और राज्यपाल को न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराना। इस तरीके से याद रखिएगा, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यकाल की स्थिति में न्यायालय में उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। पद पर अगर वह है तो आपराधिक मामले में अदालत के सामने उपस्थित नहीं किया जाएगा। निजी मामले में अगर कोई मुकदमा चल भी रहा है तो 2 माह की पूर्व नोटिस आवश्यक है। और शपथ और कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में यह बात कही गई है अनुच्छेद 361 में। यहाँ पे अगर हम समझे तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की सुरक्षा सर्वोच्च है। केवल सांसदों और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से ही कार्रवाई हो सकती है। उनके निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। इस तरीके की बात कही गई है अनुच्छेद 361 में। याद रखिएगा आप इसको। अब देखते हैं बच्चों अगला आर्टिकल है 361 ए। 361 ए। तो 361 ए क्या कहता है? समाचार पत्रों पर संरक्षण। समाचार पत्रों पर संरक्षण। यहाँ पे कहा गया है कि संसद और विधानमंडल में कही गई बातों को प्रकाशित करने पर समाचार पत्र दायित्व से मुक्त है, लेकिन दुर्भावनापूर्ण गलत रिपोर्टिंग पर संरक्षण नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि संसद या विधानमंडल में कही गई बात को प्रकाशित करने पर
समाचार पत्रकार उत्तरदायित्व से मुक्त है, लेकिन अगर कोई गलत आर्टिकल या गलत रिपोर्टिंग की गई तो उन पर संरक्षण नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 262 सॉरी 362। तो पूर्व राजाओं के अधिकार को हटा दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 362 में क्या बात है कि देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार। तो इससे पहले पूर्व रियासतों के शासकों के विशेषाधिकार सुरक्षित थे। 1971 के 26वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। बस आपको इतना याद रखना है, इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 363। 363 अनुच्छेद 363 में है समझौते पर न्यायालय का हस्तक्षेप निषिद्ध। कहने का मतलब है कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां जैसे संसदीय अनुमोदन या आपातकाल के दौरान लागू होती है। इसमें भारत सरकार की नीति और आदेशों का पालन करना शामिल है। मुख्य बिंदु है कि यह अनुच्छेद राष्ट्रपति की कार्यशैली को स्पष्ट करता है। भारत सरकार और पूर्व रियासतों के समझौते पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। यहाँ पे न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं है, राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 363 ए। 363 ए 363 ये क्या कहता है कि जो उपाधियां हैं उनको समाप्त किया गया। देशी राज्यों और शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत यानी निजी उपाधियों का अंत किया गया। 26वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। राजा महाराजा नवाब आदि उपाधियों को समाप्त किया गया। प्रीबी पर्स भत्ता को समाप्त किया गया अनुच्छेद 363 ए के अनुसार। अब देखते हैं अनुच्छेद 364। अनुच्छेद 364 विशेष मामलों पर राष्ट्रपति का नियंत्रण। विशेष मामलों पर राष्ट्रपति का नियंत्रण कहने का मतलब यह है कि महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध की बात कही गई है 364 में। यहाँ इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा और ऐसी तारीख से जो उस अधिसूचना में भी निर्दिष्ट की जाए। कहने का मतलब यह है कि संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी महापत्तन या विमान क्षेत्र को लागू नहीं होगी अथवा ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए। कोई विद्यमान विधि किसी महापत्तन या विमान क्षेत्र में उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिसे उक्त तारीख से पहले किया गया या करने का लोभ किया गया हो अथवा ऐसे पत्तन या विमान क्षेत्र को लागू होने में ऐसे विवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए। यानी संचार, रेल, बंदरगाह, विमानन आदि पर राष्ट्रपति का विशेष नियंत्रण। यह बात कही गई है। वो तो किताबी भाषा समझाने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया मैंने। अनुच्छेद 365 राज्य सरकार द्वारा केंद्रों के निर्देश का उल्लंघन। राज्य सरकार द्वारा केंद्रों के निर्देशों का उल्लंघन। यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता तो माना जाएगा कि वहां संवैधानिक शासन नहीं है। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने में या उनको प्रभावित करने में असफलता का प्रभाव क्या पड़ेगा कि संवैधानिक शासन नहीं। राष्ट्रपति 356 के तहत हस्तक्षेप कर सकते हैं। 356 के तहत हस्तक्षेप कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है, अगर समझे हम अच्छे से, तो जहां इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावित करने में कोई राज्य असफल रहता है
तो वहाँ संविधान के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। यही बात कही गई है अनुच्छेद 365 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 366। 366 परिभाषाएं, क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं? संविधान में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, संघ, राज्य सेवाएं इत्यादि। इसकी परिभाषाएं दी गई है अनुच्छेद 366 में। अगला देखते हैं अनुच्छेद 367। संविधान की व्याख्या भारतीय सामान्य अधिनियम जनरल क्लॉज एक्ट 1987 के अनुसार यहाँ पे जो है संविधान की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 367 में। अगर हम समझे की व्याख्या की गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसको हम अच्छे से समझेंगे, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 368। इसको हम बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है? संशोधन की प्रक्रिया, संसद को संशोधन का अधिकार दिया गया है। 2/3 बहुमत से पारित। कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की आधी विधानसभा की सहमति भी होती है। यहाँ पे देखिए कहा गया है इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। ये सेम सवाल जो है आपको जैसा हमने स्टेटमेंट पढ़ा यूपीएससी में पूछा गया था, डायरेक्ट पीटी में पूछा गया था। इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी लाई जा सकती है। तो समान शक्ति दी गई है। अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की जाए तो लाई जा सकती है। यहाँ पे देखिए कि लाई जा सकती है और कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उस सदन की उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। इस तरीके से संशोधन किया जा सकता है। संशोधन की प्रक्रिया काफी लंबी है, ठीक ठाक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी तो हमको बस इतना जाना है कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। जब आप किसी स्टैंडर्ड बुक या किसी क्लास का लेक्चर करेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से समझाया जाएगा। हम तो सिर्फ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, हमें आर्टिकल याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन शुरू किया जा सकता है किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और बहुमत के आधार पर किया जा सकता है, साधारण बहुमत के आधार पर किया जा सकता है, और कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिनमें राज्यों की आधी विधानसभाओं को भी शामिल किया जाता है। इतनी बातों को हम ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 369। 369 संसद की अस्थायी शक्ति। संविधान लागू होने के बाद पहले 5 वर्षों तक कुछ विषयों जैसे व्यापार, वस्त्र आपूर्ति पर संसद को कानून बनाने का अधिकार, इस तरीके से अस्थायी शक्ति थी। अब देखते हैं अनुच्छेद 370। 370 के बारे में जैसा कि आप सब जानते होंगे, जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब यह इसको हटा दिया गया है, विशेष दर्जा प्राप्त था। संसद केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर कानून बना सकती थी। अन्य विषयों पर राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इस तरीके से हम सब ने अनुच्छेद 351 से 370 तक कवर किया। 351 से 370 पर हो गया। तो बच्चों आज हमने आर्टिकल 351 से लेकर 370 तक सभी महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा और समझा।
इन आर्टिकल में हमने जाना कि कैसे भारत में भाषा नीति बनाई जाती है, केंद्र और राज्यों के बीच विशेष प्रावधान, वित्तीय आपातकाल और राज्यों के अधिकार और कर्तव्य। ध्यान रखना ये आर्टिकल सिर्फ संविधान की किताब में नहीं बल्कि हमारे देश के काम करने के तरीकों और राज्यों की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगली कक्षा में हम मिलेंगे 371 से आगे के राज्यों और उनके विशेष प्रावधानों पर ध्यान देंगे। अगर आपको हमारा यह सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।